हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का लेसन 3 पढ़ने वाले हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है धातु और अधातु। देखो, इस लेसन को मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आपको समझाऊंगा। आपको इसमें से क्या होगा ना, सब्जेक्टिव सवाल तो बनेगा ही बनेगा। ऑब्जेक्टिव सवाल, जितना सारा ऑब्जेक्टिव सवाल है सब डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देखिए और समझिए कि कैसे क्या जो भी है आपका सवाल है, जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है तो कैसे उसको सोल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल कहाँ से निकल के आता है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो सब्जेक्टिव सवाल के साथ साथ उसी सब्जेक्टिव में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपा हुआ होता है उसको निकाल करके आपको एग्जाम में दिया जाता है। तो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है, बिकॉज किताब में तो जो हाईलाइटेड सवाल है, जो इंपॉर्टेंट सवाल वही देता है। लेकिन अब क्या होना कि आपको ऑब्जेक्टिव तो ज़्यादा देना पड़ेगा, एग्जाम में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल कर दिया है, 50% सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर दिया बिहार बोर्ड के लिए। तो इसमें क्या करता है, ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव से निकालने का आपको ऑब्जेक्टिव वहाँ पे पेश करता है क्वेश्चन में, ताकि स्टूडेंट को देखते हैं कितना पढ़ रहा है, ऑब्जेक्टिव में ही उसका कमांड है कि नहीं। आओ तो बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं। तो धातु अधातु, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, धातु किसको कहते हैं, अधातु किसको कहते हैं, लेकिन मैं फिर भी उसको बताना चाहता हूँ। तत्वों को उनको गुणधर्म के आधार पर, ठीक है, गुणधर्म यानी कि जो उसका क्वालिटी क्या है, गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत यानी बांटा गया है। जैसे उदाहरण देखो, धातु का उदाहरण दे दिया आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर। अब आपको आयरन का Fe बोलते हैं, एल्यूमिनियम के Al बोलते हैं। ये सब 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 8 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना कि Ag क्या है, Al क्या है, Cu क्या है, ये आपको कन्फर्म होना चाहिए। ठीक है, अधातु का एग्जाम्पल आप दिया हो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, अधातु है। अब भौतिक गुण में धातु के भौतिक गुणधर्म और एक होता है रासायनिक गुणधर्म। तो पहले भौतिक गुणधर्म देख लेते हैं क्या बोलता है भौतिक गुणधर्म। तो देखिए, सबसे पहले भौतिक गुणधर्म यहाँ पे शो कर रहा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। मैं समझाता हूँ थोड़ा सा अच्छा से इसको। पहले सबसे पहले धात्विक चमक होता है। कोई भी जो धातु होगा उसमें क्या होगा, धात्विक का चमक होगा, यानी कि धातु की सतह जो है चमकदार होती है। जैसे ले लो स्टील, है ना, लोहा, देखते चमकता कि नहीं चमकता है। अधातु की सतह जो चमकीली नहीं होती है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकता है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आयोडीन क्या है, अधातु है लेकिन फिर भी चमकता है, यानी कि धातु की तरह काम करता है। तो याद रखना, आयोडीन अधातु है लेकिन देखेंगे जहाँ पे आयोडीन जमा रहता है बहुत सारा तो वो बालू टाइप का चमकेगा। तो हालांकि धातु चमकता है, अधातु नहीं चमकता है। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या करता है, चमकता है। चलो नेक्स्ट है कि धातु जो है कठोर होता है। कठोरता मतलब समझ रहे हैं ना, जो सॉलिड होता है कठोर होता है। सामान्य धातुएं जो है कठोर होती है। जितने सारे धातु है सभी के सभी क्या होती है, कठोर होती है। तो आप लोग कमेंट कम कीजिए, पढ़ाई ज़्यादा कीजिए। धातु जो है कठोर जो है, जितने सारे जनरल जो धातु होते हैं वो सब कठोर होते हैं। लेकिन देखो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों धातु क्या होता है, मुलायम होता है। अब देखो, ये एग्जाम्पल में आता है, ऑप्शन में सवाल आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन ऐसी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो मुलायम को, जो मुलायम धातु रहेगा उसी को तो चाकू से काट सकते हैं, कठोर धातु को तो चाकू से नहीं काट सकते हैं। तो याद रखना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये क्या है, मुलायम धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो हाँ, लेकिन जनरल में धातु का होता है, कठोर होते हैं। नेक्स्ट बोला, ये अधिकतर कठोर नहीं होते, यानी कि धातु कठोर होता है लेकिन अधातु ज़्यादा कठोर नहीं होता, धातु से थोड़ा सा कम कठोर होता है। तो कार्बन का एक रूप हीरा है। हीरा क्या, कार्बन का एक रूप है, लेकिन ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अब बोलो, हीरा धातु नहीं बल्कि क्या है, अधातु है, लेकिन धातु से भी ज़्यादा कठोर है। और हीरा को बोला जाता है दुनिया में सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ, वो कौन है, हीरा है। तो याद रखना, एक्सेप्शन याद रखना, हीरा धातु क्या धातु है। हालांकि धातु बोलते हैं सामान्यतः धातु कठोर होती है, अब हीरा भी कठोर है। तो अब कठोरता के अनुसार ये मत बोलना कि हीरा जो है धातु है। हीरा अधातु है लेकिन वो एक्सेप्शन में है कि अधातु होते हुए भी कठोर होता है और सबसे कठोर होता है, धातु से भी ज़्यादा कठोर होता है हीरा। यानी कि धातु जैसे ले लो, लोहा कितना कठोर है, लेकिन लोहा से भी काफ़ी कठोर हीरा है। यानी कि दुनिया में जितने सारे वस्तुएं सबसे ज़्यादा कठोर जो है हीरा है। समझ गए। तो ये एक्सेप्शन याद करना बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्शन आपको एग्जाम में मिलता है देखने को। तीसरा है रूप। धातुएं कमरे के ताप पर जो है द्रव्य रूप में पाई जाती हैं, ठोस रूप में पाई जाती है। सॉरी, जितने सारे धातु होता है ना सब कमरे के ताप पर, यानी कि जो एक रूम का जो हीट रहता है उस हीट पर अगर कोई धातु को रखते हैं, जैसे लोहा रख दो तो वो ठोस ही रहेगा। लेकिन एक है एक्सेप्शन, पारा। क्या है, पारा जिसको बोलते हैं मरकरी, है ना। पारा को छोड़कर सभी द्रव्य रूप में पाया जाता है। पारा को छोड़कर सभी जो है, पारा को छोड़कर द्रव्य रूप में पाया जाता है। यानी कि पारा जो है धातु है जो द्रव्य रूप में पाया जाता है। यहाँ पे छोड़कर नहीं लिखना है,
है ना। पारा जो है द्रव्य रूप में पाया जाता है। जितने सारे धातु है, अगर रूम में हम लोहा को ले चल जाएंगे तो लोहा धातु के धातु रहेगा, लेकिन पारा को अगर ले जाएंगे तो पारा ही रहेगा, मतलब वो द्रव्य है। पारा क्या होता है, जो थर्मामीटर में भरा होता है, जिससे फीवर चेक करता है डॉक्टर सब, है ना, तो उसमें जो भरा होता है ना पानी, वो पानी नहीं पारा होता है। तो पारा जो है कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। लेकिन पारा क्या है, धातु क्या धातु, पारा जो है धातु है। याद रखना कौन ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, पारा। और जस्ट इसका उल्टा जो अधातु होता है वो जो है ज़्यादातर ठोस या गैस रूप में पाई जाती है। और एक है ब्रोमीन, ब्रोमीन अधातु है लेकिन ये भी जो है तरल रूप में पाई जाती है, यानी कि द्रव्य रूप में पाई जाती है। तो दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, और ब्रोमीन अधातु होते हुए भी द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो याद रखना ब्रोमीन अधातु है, पारा धातु है। नेक्स्ट है आघातवर्धता। आघातवर्धता का मतलब होता है कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर परत बनाई जाती है। यानी कि आघातवर्धता का मतलब होता है जो पीट कर पतला कर देना, लंबा कर देना। तो धातु जो होता है ना, जितने सारे धातु हैं सभी धातु को पीट कर जो पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि देखो बक्सा जो बनता है, बक्सा में देखते हैं जो रहता है एल्युमिनियम रहता है, कितना पीटता है और पतला बन जाता है। तार वगैरह देखते हैं कितना लंबा लंबा तार बन जाता है। तो धातु आघातवर्ध जो है, जो क्या होता है पीट करके किसी भी धातु को पतला किया जा सकता है। और अधातु जो आघातवर्धी नहीं होता ही नहीं, यानी कि अधातु को पीटा नहीं जा सकता। अगर उसको पीटिएगा तो क्या होगा, चूर हो जाएगा। जैसे कि मान लो सल्फर अधातु है, उस पर अगर हथौड़ी मारेंगे तो वो पीट के पतला नहीं होगा, पीट कर वो क्या होगा, चूर हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक बात है कि आघातवर्धनीय धातु है एक आपका सोना। सोना जो है ना एक सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय धातु है। सोना को सबसे ज़्यादा पीट के पतला किया जा सकता है। जितने सारे धातुएं हैं उन सभी धातु में सबसे ज़्यादा जो आघातवर्धनता धातु है वो है सोना। अच्छा नेक्स्ट देखो तन्यता। तन्यता धातु को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। यानी कि जो धातु होती है सबसे ज़्यादा पतली से पतली तार में, तन्यता का मतलब हुआ तार के रूप में बनाना, तार के रूप में खींचना। तो सोना एक ऐसा धातु है जिसको पतली से पतली तार जो है बनाई जा सकती है। ठीक है, जितने सारे धातु हैं सभी से ज़्यादा जो है इससे पतली तार बनाई जा सकती है, लेकिन धातु से तार नहीं बनाया जा सकता। धातु में जो अन्य होता है, धातु जो अन्य का मतलब धातु से तार नहीं बनाई जाती है। धातु जो है तन्यता नहीं होता है, धातु तन्य नहीं होता, यानी कि उसको टान नहीं सकते, उसको खींच नहीं सकते, ये बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट है विद्युत एवं उष्मा के चालक। तो जो धातु होगा वो विद्युत और उष्मा के क्या होगा, चालक होगा। चालक का मतलब उससे बिजली पार हो जाएगा। धातु जो जनरल जो धातु होता है वो धातु जो विद्युत एवं उष्मा की सुचालक होती है। सुचालक बोले तो जिससे बिजली प्रवाह हो जाता है। लेकिन यहाँ पे शीशा क्या है, धातु है। अब देखो एक कठोरता तो शीशम दिख रहा है, लेकिन धातु का सबसे ज़्यादा अहम पहचान ये है कि उससे बिजली प्रवाहित हो जाएगी, विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होगा। लेकिन शीशा देखेंगे तो बोलेंगे सर ये तो बिजली से परवाह नहीं होती है। तो बहुत सारे बोलते हैं सर ये मतलब शीशा क्या अधातु है। नहीं, शीशा भी धातु है और मरकरी भी धातु, पारा भी क्या है, धातु है। लेकिन विद्युत का कुचालक है, विद्युत एवं उष्मा का कुचालक है। समझ रहे ना, विद्युत एवं उष्मा का कुचालक है। अगर शीशा में बिजली का तार लगाएंगे तो बिजली करंट पास उसमें से नहीं होगा। सेम काम है मरकरी में। फिर बोलता है सामान्य अधातु में जो है उष्मा का कुचालक होता है। तो जितना सारा अधातु है सभी के सभी उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, उससे बिजली प्रवाह नहीं होते। लेकिन ग्रेफाइट एक है अधातु जिससे बिजली पार होता है। जैसे कि आपका छोटा सा बैटरी जो रहता है, पेंसिल बैटरी रहता है, उसमें जो ग्रेफाइट रहता है लगा हुआ है। और आप जो पेंसिल जो देखते हैं जिससे पेंसिल लिखते हैं, ए फॉर एप्पल बनाते हैं जो, तो उसमें जो ब्लैक वाला जो अंदर में रहता है वही आपका अधातु है और वो क्या है, ग्रेफाइट है। लेकिन फिर भी अगर आप कनेक्शन करेंगे बैटरी को बल्ब और बीच में जो तार है, अगर इसके बीच में अगर आप ग्रेफाइट को लगा देंगे तो देखेंगे बिजली जो है प्रवाहित हो जाएगा और आपका लाइट जल जाएगा। तो इससे पता चलता है कि मरकरी क्या है, धातु की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट देखो घनत्व। समानता अधिक घनत्व व उच्च गलनांक। यानी कि जो धातु होता है ना उसका घनत्व जो अधिक रहता है और गलनांक भी क्या रहता है, उच्च। यानी कि अधिक ताप पर अधिक उसका घनत्व जो है वो काफ़ी अधिक होता है और उच्च ताप पर उसका गलनांक होता है। लेकिन सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व एवं गलनांक कम होता है। तो देखो सोडियम भी धातु है और पोटेशियम भी धातु है, इसका घनत्व जो है सबसे कम होता है। और जो अधातु होता है उसका घनत्व एवं गलनांक जो है सबसे कम होता है। तो धातु का घनत्व और गलनांक क्या रहेगा, अधिक रहेगा, और अधातु का घनत्व और गलनांक सबसे कम रहेगा। समझ रहे हैं। अब देखो ये बोलता धात्विक, ध्वनिक, ये ध्वनिक लिखा हो, ध्वनिक का मतलब साउंड,
आवाज़। तो कहता है धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती है। यानी कि लोहा है, लोहा से बजारो या लोहा को एल्युमिनियम से टच करो तो देखेंगे एक आवाज़ निकलेगा, है ना। लेकिन अधातु जो होता है, अधातु को अधातु से करेंगे तो आवाज़ नहीं निकलेगा, इसमें जो है ध्वनिक नहीं होते हैं। जैसे कि ईंट को ईंट से बजाइए तो आवाज़ होगा बहुत कम, उसको आवाज़ नहीं बोलेंगे जो आप सुन पा रहे, उतना आवाज़ नहीं चलेगा। यानी कि काफ़ी धातु में काफ़ी आवाज़ होता है, लेकिन अधातु में उसके कोई मायने नहीं है। फिर ऑक्साइड, धातु जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पार्ट है ना आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है, ठीक है। धातु के जो ऑक्साइड होता है क्षारीय होता है। क्या होता है? धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये याद रखना, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ दिया हो क्या, धातु के रासायनिक गुणधर्म। तो पहले तो अभी पढ़ रहे थे भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म का मतलब वो जो हम देख रहे हैं उसको, जो हम प्रक्रिया उसके साथ कर सकते हैं, वो आपका भौतिक गुणधर्म हुआ, समझ रहे हैं। यानी कि प्रैक्टिकली जो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो छू रहे हैं। जैसे लोहा है, या तो उसको अगर हम पीटेंगे तो प्रैक्टिकली उसको पीट रहे हैं, है ना। तार खींच रहे तो प्रैक्टिकली उसको तार खींच रहे हैं। बिजली प्रवाहित करें तो प्रैक्टिकली कर रहे हैं उसको बिजली प्रवाहित। लेकिन रासायनिक में ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है ना, अभिक्रिया होता है, समझे, रिएक्शन होता है। तो वो उसके आधार पर क्या दिया गया, सबसे पहले ये देखो, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। अभी तो बताएं धातु जो है धातु क्या होता है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। तो बोला धातु में जो ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो देखो धातु तो धातु कोई भी धातु ले लो, और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है ना। धातु तो कोई भी धातु ले लेते हैं और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। तो धातु जो अगर ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है, समझे, धातु ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यहाँ पे बहुत गौर करने वाली बात है, कॉपर को ऑक्सीजन से किया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, एल्युमिनियम को ऑक्सीजन किया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। देख रहे हैं सब में ऑक्साइड ऑक्साइड आ रहा, समझ रहे हैं। तो जितने सारे हैं, आयोडीन तो अधातु है, यानी कि कॉपर तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, है ना। लोहा है तो फेरस है तो फेरस ऑक्साइड हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसी तरह जितना सारा धातु है अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, ऑक्साइड कर देंगे, उसके लास्ट में ऑक्साइड लिख देंगे। तो याद रखना ऑक्साइड बन जाता है। फिर ये बोल रहा कि धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया, हर धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह की अभिक्रिया भी दिखाते हैं। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बोल रहा सोडियम और पोटेशियम। हालांकि यहाँ पे सोडियम को हम रखते हैं केरोसिन तेल में और पोटेशियम को भी रखते हैं केरोसिन तेल में। लेकिन एक आपका है फास्फोरस, वो अधातु है। तो पहले धातु बारे में पढ़ लेते हैं। तो धातु में सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो जल जाएगा, आग लग जाएगा, समझ रहे हैं ना, आग पकड़ लेगा। तो ऐसे तो जितनी सारे धातुएं हैं अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया बनता है तो कुछ नहीं होता, ऑक्साइड सिर्फ बन जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कार्बन ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, इस तरह से ऑक्साइड बन जाता है। लेकिन पोटेशियम और कैल्शियम को अगर खुला छोड़ देंगे वायु में तो आग लग सकता है, आग लग सकता है और लग जाता भी है, लग सकता है तो दूर की बात लग जाता है। फिर अलग अलग क्या बोल रहा कि अगर मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा, जिंक होगा और पीबी यानी कि प्लम्बम जिसको बोलते हैं, वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, इन धातु पर ऑक्साइड की परत बन जाती है। तो मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये अगर धातु से अभिक्रिया करता है तो उस धातु पर जो है ऑक्साइड की परत जम जाती है। क्या होती है? ऑक्साइड पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। फेरम देखो, फेरस मतलब आयरन, वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है। अगर आप फेरस को वायु में गर्म करेंगे तो प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौहपूर्ण डालने पर वो तेज़ी से गर्म हो जाता है, तेज़ी से जलता है। यानी कि जो ज्वाला यानी कि जो आग निकल रहा है अगर उसमें लौह चूर्ण डाल देंगे तो वो तेज़ी से जलने लगता है। जैसे लकड़ी में कैसे केरोसिन तेल डालेंगे तो लकड़ी जलने लगता है, उसी तरह से अगर आयरन को जलाना है, आग लगाना है, पिघलाना है पूरा, तो उसमें लौह का चूर्ण डालना पड़ेगा, जो ज्वाला जो निकलता है वहाँ पर, तो वो तेज़ी से जलने लगेगा, लोहा भी। फिर बोलता है कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता है, कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। कॉपर जो है प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। प्रज्वलित तो नहीं होता, लेकिन ऑक्साइड से जब अभिक्रिया होता है तो काले रंग की क्या होता है, कैसा रंग का, काला रंग का ऑक्साइड की परत जम जाता है। ये याद रखो। और नेक्स्ट है एजी यानी कि चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट। देखते हैं चांदी हमेशा
ख़राब नहीं होता है ना। चांदी आप कितनों पहन लो, पानी में चल जाओ, कुछ भी करो तो ख़राब नहीं होगा। उसी तरह से सोना भी देखो, है ना, सोना तो चांदी सोना जो ज़मीन के अंदर वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, उसमें वो उसका कोई मतलब ऑक्साइड के रूप में नहीं निकाला जाता है, ठीक है, उसका कोई खनिज अयस्क नहीं होता है। तो चांदी और सोना याद रखना पृथ्वी के अंदर जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, और वो जो है ऑक्सीजन से कभी अभिक्रिया नहीं करता है। तो इससे तो इतना पता चल गया आप लोगों को कि जो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा उसका रंग रूप में चेंजिंग आ जा रहा है ना। जो भी धातु है कभी ऑक्साइड बन जा रहा, कभी जल जा रहा, इस तरह से हो जा रहा है। लेकिन सोना और चांदी जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, समझ गए। नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, लवण और जल बनाता है, तो उसको उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। या तो उदासीनीकरण भी बोलते हैं अभिक्रिया, अगर बोला जाए तो उदासीनीकरण अभिक्रिया इसी तरह होता है, जो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करता है और लवण और जल बनाता है, तो इसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड भी इसको बोल सकते हैं, समझ रहे ना। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब ये हुआ दोनों तरफ, यानी कि अम्ल और क्षार से दोनों से अभिक्रिया करेंगे और क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये आपका क्षार हो गया, और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। तो ये दोनों जब अभिक्रिया के अम्ल को क्षार से अभिक्रिया कराएं तो AlCl3 यानी कि ये क्या बन गया, लवण बन गया, और H2O जल बन गया। इसी तरह से आपका दूसरा एग्जाम्पल भी है। नेक्स्ट देखो, अगर धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो धातु जल के साथ करता है तो हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, यानी कि धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। जैसे कि धातु जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता था तो ऑक्साइड बनता था, लेकिन यहाँ पे अगर धातु जल से अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, तो और प्लस क्या बनेगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो चार्ट जो दिखा रहा हूँ मैं उसको समझो। यहाँ पे देखो धातु है, अगर सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडे के साथ क्रियाशील होते हैं, ठंडा जल के साथ ये क्या होता है, क्रियाशील। कौन कौन, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों जो है ठंडे जल के साथ क्रियाशील होते हैं। फिर देखो धातु जो है गर्म जल के साथ क्रियाशील होता है, कौन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है गर्म जल के साथ क्रियाशील होता है। तो इसको ध्यान से समझिए, अगर धातु एल्युमिनियम, फेरम या फेरस जिसको बोलते हैं, और जिंक केवल भाप से अभिक्रिया करता है, तो ये देखो अलग अलग सेपरेट से बताया जा रहा कि केवल भाप से अभिक्रिया करने वाला धातु कौन है, एल्युमिनियम है, फेरस है और जिंक है, यानी कि जस्ता है। फिर बोलता है जल के साथ अभिक्रिया कौन कौन नहीं करता, देखो ये सब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। PB यानी कि प्लम्बम, ठीक है, जिसको सीसा बोलते हैं, कॉपर हो गया, ऑरम हो गया, Ag हो गया यानी कि अर्जेंटम हो गया, यानी कि चांदी होगी जिसको बोलते हैं, जिसको सोना बोलते हैं, ये सब जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अगर इसको जल में डुबा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। Ca यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम जल से के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बुलबुले की धातु के रूप में चिपक जाता है। देखो कैल्शियम, Ca और मैग्नीशियम ये दोनों जल से अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, तैरने लगता है पानी में, डूबेगा नहीं, पानी में तैरने लगेगा। इससे क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में धातु के रूप में चिपक जाते हैं। अब यहाँ पे देखो उदाहरण यहाँ पे दिखाया जा रहा कि सोडियम को हाइड्रोजन जल से अभिक्रिया कराया तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और उष्मा निकला, ठीक है। अगर कैल्शियम को जल से अभिक्रिया कराया तो देखो क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। मैग्नीशियम को जल से कराया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। एल्युमिनियम को जल से कराया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। और फेरस को अगर जल से कराया तो फेरस ऑक्साइड बन गया। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो बोल रहा धातु के तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, तनु अम्ल, धातु प्लस तनु अम्ल अगर अभिक्रिया बनेगा तो वो भी बनेगा लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है फेरम। अच्छा, जितना सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, ये सभी जो है आपका संतुलित समीकरण होया हुआ है। जो भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा सभी संतुलित समीकरण है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ संतुलित समीकरण तो आप लोग को बनाने आया ही होगा, आता ही होगा। अगर नहीं बनाने आता तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, तो मैं एक अलग से उसके लिए वीडियो बनाऊँगा स्पेशल संतुलित समीकरण, यानी कि समीकरण को संतुलित करने के लिए, ठीक है। तो फेरस अगर HCl से अभिक्रिया कराएगा तो फेरस क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, इस बेसिक पे डिपेंड है ये फॉर्मूला। धातु तनु अम्ल से, ये जो HCl क्या है, तनु अम्ल है, और इससे अभिक्रिया कराया तो लवण बना। ये जितना जो देख रहे हैं ना, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, ये सभी क्या है, लवण है। और हाइड्रोजन तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। ये देखो इंपॉर्टेंट दिया, कॉपर और Ag और Hg तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये तीनों जो है यानी कि HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं।
नेक्स्ट बोलता है धातुओं के अन्य धातु गुणों के साथ अभिक्रिया, धातुओं के अन्य धातु गुणों के साथ, धातु लवणों के साथ अन्य अभिक्रिया। धातु अगर धातु लवण से अभिक्रिया करेगा तो धातु विलयन बनेगा और धातु बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा कि अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातु के साथ धातु को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती है। यानी कि अधिक अभिक्रियाशील वाला जो धातु होगा वो उससे कम अभिक्रियाशील वाला जो धातु होगा उसको हटा देगा। विस्थापित करने मतलब क्या होता है, हटा देगा। और ऐसे भी जान रहे आपकी ज़िंदगी में भी तो यही होते आ रहा हमेशा कि जो ताकतवर होता है कमज़ोर को हटा देता है। यहाँ भी वही काम हो रहा केमिस्ट्री में भी। यह धातु की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है, यानी कि किस हिसाब से कौन ज़्यादा सक्रिय है। तो देखो सबसे सक्रिय धातु क्या है आपको पता है, पोटेशियम जो है, जिसको कैलियम बोलते हैं ना, ये पोटेशियम है। तो पोटेशियम सबसे अधिक जो है सक्रिय धातु है। इसी के नीचे यहाँ पे दिया हुआ कमते गया है, सक्रियता जो है घटते चला गया। तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम है, उससे कम सोडियम है, उससे कम कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, फेरस है, पीएच है, और आपका एच है, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Aq और Au। तो Au मतलब क्या हुआ, औरम, सोना। सबसे कम अभिक्रिया से आपका Au है, सोना है। ठीक है, यहाँ बोला धातु की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अगर धातु जो है अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो देखो बोला धातु की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने के लिए प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जितना सारा धातु होगा उसका जो परमाणु संख्या होगा वो जो संयोजकता बनेगा, जैसे कि देखो सोडियम का 2 8 1 है, तो ये चाहेगा एक को हटा दे, यानी कि लास्ट में 8 बनना चाहेगा। या तो त्याग करेगा या तो एक्सेप्ट करेगा, ये काम करेगा। तो जो धातु होगा ना वो क्या करेगा, त्यागेगा। धातु क्या करता है, त्यागता है। क्योंकि देखो जो भी धातु होगा उसका जो है परमाणु संख्या, यानी कि आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 1 2 3। अब जो 1 2 3 रहेगा, 8 के बाद अगर 1 2 3 आ जाए तो हर कोई चाहेगा कि इसको हटा दे, एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, त्यागेगा ही। समझ रहे ना। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन संख्या भी बनता है, जैसे सोडियम का 2 8 1 बना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 1। अब जो लास्ट में 1 बचा ना वो चाहेगा इसको हम हटा दें। क्या चाहेगा, उसको हम हटा दें, यानी कि त्याग दे। तो देखो यहाँ पे त्यागते हुए दिखा रहा, और उसी के आधार पर बोला धातु तो त्यागेगा, लेकिन अधातु जो होगा, यहाँ पे अधातु लिखा हुआ है, अधातु जो होगा वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्योंकि अधातु देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो सोडियम है 2 8 1, ये सोडियम अब पता चला कि धातु का धातु, तो लास्ट टाइम देखना 1 2 3, ये कोई तीनों में से कोई रहेगा तो समझ लेना कि धातु है। तो अब 1 बच रहा, तो इस सोडियम चाहता है कि हम 8 बन जाए, यानी कि आखिरी गैस की तरह बनना चाहता है। तो 1 को क्या करेगा, त्याग देगा, तो 2 8 बन गया, है ना। फिर देखो तो त्यागेगा तो यहाँ प्लस का निशान देंगे। क्या निशान देंगे, प्लस का। मतलब ये नहीं कि ले रहा, प्लस का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम त्याग दिए, इसका मतलब हम धनी हैं। धनी है इसलिए वहाँ पे क्या लिखा, प्लस लिखा। लेकिन जब गरीब रहेगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा। जैसे यहाँ देखो क्लोरीन है 2 8 7। अब बोलो क्लोरीन धातु क्या धातु है, तो बोलेंगे सर क्लोरीन तो अधातु, क्योंकि इसके आखिर में 2 1 2 3 नहीं है इलेक्ट्रॉन, ये 7 है। तो ये क्या चाहेगा, ये एक्सेप्ट यानी कि ग्रहण करना चाहेगा या त्यागना चाहेगा। तो ये तो यही चाहेगा कि हम ग्रहण कर ले एक कहीं से। और जब ग्रहण कर लेगा तो क्या निशान हो जाएगा, माइनस का, क्लोरीन माइनस आयन का। यानी कि ग्रहण कब करता है, जो गरीब होता है। इस तरह से फंडा समझो, है ना, माइनस हो जाएगा। तो इसके ऊपर देखना, अगर प्लस रहेगा तो समझना कि त्याग रहा, और माइनस है तो समझना क्या, ग्रहण कर रहा। अब उसी को देखो सोडियम जो यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे देखिए सोडियम अब प्लस क्लोरीन, ये दिखा रहा, और यहाँ भी सोडियम क्लोरीन है। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा, ये देखो सोडियम जो था एक त्याग दिया, क्या किया, त्याग दिया, तो प्लस का निशान हो गया, है ना। सोडियम जो एक त्याग दिया तो धन आयन बन गया। सोडियम कैसा आयन बन गया, धन आयन बन गया। अब यहाँ पे समझिए कि आयनिक यौगिक किसको कहते हैं, विपरीत आवेश आयन एक दूसरे को आकर्षित करता है। आयन जो होता है विपरीत आवेश यानी कि प्लस माइनस वाला, एक दूसरे को आकर्षित मतलब टानता है, एक दूसरे को खींचता है, तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल के में बंध कर आयनिक यौगिक बनाता है। और एक फिर मजबूत होकर जो है एक आयनिक यौगिक बनाता है। तो आयनिक यौगिक मतलब ये समझो, जो विपरीत आवेश यानी कि एक प्लस हो एक माइनस हो, ये दोनों अगर आपस में मिलेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, टान लेगा, और एक मजबूत आयनिक यौगिक जो है बंधन बनाने की कोशिश करेगा। अब देखो आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या है। तो पहले भौतिक प्रकृतिक क्या है, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं। जो आयनिक यौगिक हो वो
ठोस और कुछ कठोर हो गए। ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। क्या होता है? भंगुर, यानी कि टूट जाने वाला। मतलब ठोस तो रहता है, कठोर तो, लेकिन भंगुर हो जाता है। गलनांक एवं क्वथनांक देखो, आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। यानी कि जो आयनिक यौगिक होगा उसका गलनांक मतलब गलना, और क्वथनांक का मतलब एकदम ज़्यादा टेम्परेचर पर खौलना, इसको बोलते हैं। तो गलनांक मतलब कम ताप पे गल जाना, गल जाना का मतलब ठंडा हो जाना, और क्वथनांक का मतलब गर्म हो जाना। तो ये पावर ज़्यादा देखने को मिलता है आयनिक यौगिक में। नेक्स्ट है घुलनशीलता। घुलनशील से क्या समझ, जो घुल सकता है पानी में। तो बोलता है कि आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलयकों में अविलय होता है। तो आयनिक जितना है वो जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। जल व केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायक में, विलय में क्या होता है? अविलय होता है। क्या होता है? अविलय होते हैं। तो याद रखिएगा, जो आयनिक यौगिक होगा जल में तो घुलनशील होगा, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल ये सब में जो है अविलय मतलब घुलनशील नहीं होगा। विद्युत चालकता के बारे में जानो कि आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अब देखो धातु की प्रकृति और धात्विक क्या होता है। खनिज के बारे में जानते होंगे। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिक को खनिज है। यानी कि पृथ्वी के नीचे जो तत्व जो उपस्थित है, मौजूद है, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब जितना सारा पृथ्वी के अंदर है उन सभी को क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। और आपको पता है कि खनिज यानी कि एक अयस्क के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, अयस्क वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि अयस्क उसको बोलते हैं जिसमें अधिक मात्रा में धातु देखने को मिलता है, जैसे कि हेमेटाइट, सीडेराइट, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, सिनेबार, है ना, मोनोसाइट, ये सब बहुत सा अयस्क है, आपको पता है। तो इसमें जो बहुत अधिक मात्रा में अयस्क पाया जाता है, उसे निकाल कर लाभकारी होता है। उससे अगर निकालेंगे तो अयस्क से निकालेंगे तो क्या होगा? लाभकारी, यानी कि हमको धातु निकलेगा। सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु क्रम। देखो ये सक्रियता श्रेणी तो बताए थे, पोटेशियम पर ज़्यादा सक्रिय होता है, फिर सोडियम होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सबसे अधिक सक्रियशीलता इधर वाला, स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती विद्युत अपघटन। यानी कि जो अधिक सक्रियताशीलता होगा, जो सबसे ज़्यादा सक्रियशील है, उतना स्वतंत्र रूप में नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना? यानी कि जो ज़्यादा स्वतंत्र रूप में अगर मिलना चाहते हैं तो उसके लिए अभिक्रियाशील जो है कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती है विद्युत अपघटन। अब देखो, अगर मध्य सक्रियताशील रहे, यानी कि ना ज़्यादा ना कम रहे, जैसे सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन हो जाता है। तो इस तरह से अगर रहेगा मध्य अभिक्रियाशीलता, तो वो जो है ना कार्बन और ऑक्साइड, सल्फाइड के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन होता है। और सबसे कम अगर रहेगा तो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। देखो औरम और एजी क्या है? यानी कि सबसे कम सक्रियशील वाला धातु है, सबसे कम अभिक्रियाशील वाला धातु है। तो ये क्या होता है? स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। याद रखना, स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। अब देखो धातु का निष्कर्षण करते हैं, यानी कि जो धातु निकालते हैं पृथ्वी के अंदर से, जो धातु निकालता है कैसे निकलता है? तो पहले धातु प्राप्त करते हैं पृथ्वी से। हम लोग क्या करते हैं? पहले अयस्क प्राप्त करते, धातु का अयस्क प्राप्त करते हैं। यानी कि अयस्क से धातु निकलता है, धातु से अयस्क नहीं, अयस्क से धातु निकलता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर अयस्क मिलता है। तो सबसे पहले अयस्कों का समृद्धिकरण करते हैं। क्या करते हैं? समृद्धिकरण करते हैं, उसको जमा करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? धातुओं का निष्कर्षण करते हैं और फिर परिष्करण करते हैं, है ना, परिष्करण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ दिखा रहा अयस्क। अब यहाँ पे अयस्क को सांद्रण, अयस्कों को सांद्रण कैसे करते हैं? अगर उच्च अभिक्रियाशील वाला धातु होगा तो उसको गलित धातु का विद्युत अपघटन के रूप में क्या करते हैं? विद्युत अपघटन के रूप में उसको बनाना पड़ेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील धातु होगा उसको विद्युत अपघटन के द्वारा जो है शुद्ध धातु बनाया जाएगा। समझ रहे हैं? सबसे ज़्यादा जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सभी को कैसे प्राप्त करेंगे? विद्युत अपघटन से शुद्ध धातु बनाया जा सकता है। अब ये जो मध्य अभिक्रियाशील धातु है, ये सल्फाइड अयस्क में मिल जाएगा, कार्बोनेट अयस्क में आराम से ये मिल जाएगा। और निम्न जो है वो सल्फाइड अयस्क। अब यहीं पे देखो, अब देखो जो सल्फाइड अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क है, जैसे मान लो सिनेबार हो, ठीक है ना, सिनेबार हो गया, तो इसको क्या करते हैं? भर्जन एक विधि होता है। क्या होता है? भर्जन एक विधि होता है। एक होता है निष्पातन विधि होता है, ठीक है। तो वायु के उपस्थिति में जो काम करते हैं वो भर्जन विधि होता है। और सीमित वायु यानी कि कम वायु, यानी कि एक लिमिट हो, उससे उसमें बाहर से वायु ना आए, उसको क्या बोलेंगे? निष्पातन बोलेंगे। तो डिफिनेशन याद रखना, वायु की उपस्थिति में जिस अयस्क को शुद्धिकरण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? भर्जन बोलते हैं। और वायु की अनुपस्थिति बोलो या तो सीमित वायु में किसी भी
अयस्कों का किसी भी अयस्क को धातु का निष्कर्षण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। अब वहाँ से फिर धातु ऑक्साइड मिलेगा और उसका अपचयन मिलेगा और फिर हमको धातु का शोधन हो जाएगा, धातु प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भी उसी तरह से बोल रहा, भर्जन करेंगे धातु को और फिर आपका परिष्करण करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बताया कि कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं, ये जान लो। गैंग क्या होता है, पृथ्वी से खनिज अयस्कों से में रेत मिट्टी जैसी अनेक अशुद्धियाँ निकलती है, जिसको क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। तो गैंग का मतलब ये मत समझना 10-15 लड़का एक जगह मिलकर बात कर रहा है उसको गैंग नहीं बोलते हैं। पृथ्वी के अंदर जो खनिज मिलता है उसमें बालू भी तो रह सकता है, रेत भी तो रह सकता है, मिट्टी भी रह सकता है, ये सब जो अशुद्धियाँ मिलता है उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। और ऐसे भी गैंग अशुद्धि होता है, आप भी देख लो, है ना। भर्जन देखो, भर्जन क्या बोलते हैं, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, भर्जन कहते हैं। यानी कि जिस धातु को सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अगर करेंगे तो भर्जन तो वायु की उपस्थिति में तो होगा ही होगा, लेकिन वो ऑक्साइड में बदल क्या बनेगा, ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। तो याद रखना, जब किसी धातु को भर्जन करते हैं तो ऑक्साइड में क्या होता है, बदल जाता है, उसको बोलते हैं भर्जन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया, ZNS और प्लस ऑक्सीजन के साथ किए, ताप किए तो क्या होगा, ZNO बन गया और SO2 अलग जो हो गया। अब देखो निस्तापन, देखो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में यानी कि लिमिट वायु में अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो ऑक्साइड में बदल जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। तो सब बनेगा ऑक्साइड के रूप में ही, लेकिन एक है वायु की उपस्थिति में, एक है सीमित वायु यानी कि जितना वायु पहले से दिया गया उतनी ही वायु में, फिर बाद में और वायु में आ जाए। अपचयन क्या होता है कि धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त करते हैं। यानी कि धातु ऑक्साइड से, यानी कि जो धातु भर्जन किए, निष्पादन किए तो धातु ऑक्साइड बन गया। अब उसके बाद जो है उससे जो धातु निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। अब यहाँ भी इम्पोर्टेंट है कि धातु का परिष्करण क्या होता है। ये अब सेंटेंस वर्ड से कन्फ्यूज हो रहे हैं। परिष्करण क्या होता है, तो धातु से अपद्रव्य को हटाने की सबसे अधिक उपयोगी विधि जो है अपघटनी परिष्करण। यानी कि धातु में जो अपद्रव्य मिला हुआ है, यानी कि जो बिना काम का जो द्रव्य उसको मिला हुआ, उसको हटाने का जो विधि है एक अपघटनी परिष्करण है। जैसे कि यहाँ पे देखो दिखाया गया, ये आप देख रहे हैं अपघटनी परिष्करण है। तो यहाँ देखो एक छड़ लगाए, एनोड कैथोड और एनोड, ये दो छड़ लगा हुआ है, ठीक है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, जो अम्लीय विलयन जिसमें है कॉपर सल्फेट है ना, CuSO4 का विलयन है, और एक टैंक है। टैंक में देखो ये इसमें धातु है लगा हुआ, यानी कि जो अम्लीय विलयन है कॉपर सल्फेट है, उसका पानी में मिला हुआ द्रव के रूप में है। अब उसमें जब जैसी बिजली प्रवाहित किए तो धातु है ना, एक प्लस की तरफ एक माइनस तरफ, दोनों धातु का हुआ ऊपर चढ़ते गया, और जो अशुद्धि होगा वो नीचे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जो अपद्रव्य होगा वो अशुद्धि नीचे जमा होते जाएगा। तो जितना सारा धातु है देखो, इसमें से भी कैथोड की तरफ जमा हो रहा है, धातु जो कैथोड की तरफ क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। याद रखना, धातु जो है कैथोड की तरफ जमा हो रहा। अब यहाँ से पता चलेगा कैथोड पर जो जमा हुआ धातु वो क्या है, शुद्ध धातु है, और एनोड पर जो धातु जाएगा वो क्या होगा, अशुद्ध धातु। देखो ये एनोड वाला जो धातु है वो ज़मीन पर आ जाएगा या उस पर एनोड पे जमा हो जाएगा तो वो अशुद्ध धातु रहेगा, ठीक है। लेकिन कैथोड पे रहेगा तो वो शुद्ध धातु। तो याद रखना, कैथोड में शुद्ध रहेगा और एनोड में अशुद्ध रहेगा। अब यहाँ पे विलियम के बारे में देख लो। विलियन क्या होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे जो मिला हुआ था वो है। विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि विद्युत अपघटन यानी कि जो देख रहे हैं ये इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, अभी दिखाता हूँ। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाता है। तो एनोड से जो है ना, जो अशुद्ध धातु होगा एनोड में, विद्युत अपघटन जो नीचे डाला हुआ है उसमें क्या होता है, घुल जाता है और आपका नीचे जमा हो जाता है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित होता है। तो जितना मात्रा में अधातु जो अशुद्ध धातु हो वो निकलता है, उतने ही मात्रा में कॉपर विद्युत जो है अपघटन जो कैथोड पे निकलता है। तो इतना याद रखना, कैथोड पे शुद्ध धातु होता है और एनोड पे अशुद्ध धातु होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। आविलय अशुद्धि एनोड तली पर संक्षिप्त होता है, यानी कि जो नहीं मिला, ये जो इसमें नहीं हो पाया, जो नहीं घुल पाया वो नीचे जमा हो जाएगा। बाकी अधातु जो होगा इस पर, यानी कि अशुद्ध धातु इस पर आ जाएगा और शुद्ध धातु जो है कैथोड पे आ जाएगा। ये देखो संक्षारण क्या होता है।
धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्र एवं वायु के संपर्क में आने से संक्षारित होती। संक्षारित का मतलब बर्बाद हो जाना, बिखर जाना, बेकार हो जाना, समझ रहे हैं। संक्षारण का मतलब हुआ नष्ट हो जाना, ऐसे समझो। जैसे देखो सिल्वर, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। तो याद रखना, कोई भी वस्तु अगर सिल्वर, चांदी अगर है तो वो काला, देखते हैं चांदी काला हो जाता है। क्यों काला होता है? क्योंकि वो सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है। क्या होता है? सल्फर के साथ जब अभिक्रिया करता है तो सल्फर ऑक्साइड बनता है और उस पर जो काली टाइप की जो परत चढ़ जाती है, ठीक है। फिर एक कॉपर, कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड की जात अगर अभिक्रिया करेगा तो हरा रंग का कॉपर बनाता है। तो याद रखना, कॉपर आप देखे भी होंगे, कॉपर तांबा है ना, तो वो क्या होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उस पर हरा हरा रंग का थोड़ा सा एक कार्बोनेट बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। लोहा देखो क्या है, लोहा के बारे में जानते हैं कि आर्द्र वायु में लोहा जो है भूरे रंग के पदार्थ पर चढ़ जाता है, परत चढ़ जाता है। जो लोहा देखते हैं, अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं लोहा, खुले आसमान में लोहा को छोड़ देते हैं तो देखते हैं उसमें भूरा रंग का परत चढ़ जाएगा और उसको जब छोड़िएगा तो गिरेगा, भर भर कर गिर जाएगा। उसको जंग भी बोलते हैं, जिसको जंग लग जाता है। तो लोहा हम देखते हैं काफ़ी दिन से रखा रहता है तो उसमें देखेंगे जंग लग जाएगा। वो क्या हो रहा? वो भी संक्षारण हो रहा। अगर आप इसको सुरक्षा करना है, हम चाहते हैं कि कोई भी धातु जो है, लोहा, कॉपर, सिल्वर, वो हमारा संक्षारण ना हो, संक्षारण से बच जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। क्या करते हैं? पेंट करके, तेल लगा करके, ग्रीस लगाते हैं लोहा में, या शायद लेपन करते हैं, कभी क्रोमियम का लेप लगाते हैं, कभी एनोडीकरण या मिश्रण करते हैं। क्या करते हैं? एनोडीकरण या मिश्रण करते हैं। तो याद रखना। नेक्स्ट है, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाए जाते हैं, इसे यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं, या तो जस्तीकरण भी उसको बोलते हैं। जिंक चढ़ाने के प्रक्रिया को जस्तीकरण बोलते हैं। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है कि मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या अधातु से मिलकर बनता है, जिसको समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है। तो मिश्र धातु में धातु और अधातु दोनों मिला रहेगा। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल होता है। अब देखो यहाँ पे दिया स्टील, इस्पात जो है किससे किससे मिलकर बना? लोहा और निकिल क्रोमियम, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। पीतल तो जानते हैं, कॉपर जिंक मैं बताया था, इसका ट्रिक पिताजी होता है। पीतल जा से जस्ता, कौ से कॉपर, टेसिटिन, पिताजी। जिंक, जिंक से जा से जिंक हो गया। कांसा देखो, कांसा, कॉपर और टिंक। फिर है सोल्डर, है सोल्डर क्या है? लेड और टिन है। क्या है? लेड और टिन। फिर आपका यहाँ पे दिया हुआ है सोल्डर, लेड और टिन, अमलगम, मरकरी जिसको पारा बोलते हैं, और अन्य तत्व होता है। अब इसके अलावा और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना और हो सके तो कॉपी में लिखना। अयस्क का नाम बताता हूँ, ठीक है। जस्ता, अगर आपको पता कमेंट करना। जस्ता का कौन कौन अयस्क है जिसको जिंक बोलते हैं ना, जिंक बोलते हैं। जस्ता का जो अयस्क है वो आपका जिंक ब्लेंड, क्या है? जिंक ब्लेड। और दूसरा है कैलेमाइन, क्या है? कैलेमाइन, कॉपी पे नोट करते जाना, कैलेमाइन। और एक है इसका अयस्क है जिंकाइट, क्या है? जिंकाइट। तो देखो ये तो इजी से याद हो जाएगा, जिंकाइट चूँकि जस्ते से समझ में आ रहा है, और जिंक ब्लेड तो जस्ते से समझ में आ रहा है, लेकिन कैलेमाइन है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेगा, तो इसलिए इसको भी याद रखना। कैलेमाइन जो है जस्ता का अयस्क है। नेक्स्ट है आपका पारा। पारा का जो मुख्य अयस्क है वो क्या है? सीने बार। क्या है? सीने बार, बहुत बार एग्जाम में आता है, याद रखना। सीने बार जो है पारा का अयस्क है। नेक्स्ट आपका है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो क्या है? तो जानते हैं बॉक्साइट, है ना। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। और है आपका करायोलाइट, क्या है? करायोलाइट है, ये भी एल्यूमिनियम का अयस्क है। और एक है कोरंडम, क्या है? कोरंडम। तो ये तीनों याद रखना। हालांकि बॉक्साइट बहुत बार आता है एल्यूमिनियम का, लेकिन अगर स्टूडेंट को पगलाना होता है ना, अगर लगे कि स्टूडेंट को कंफ्यूज करे कि कैसे आप सवाल नहीं बना पाए, तो कोरंडम दे देगा। अब स्टूडेंट हमेशा सब पढ़ें बॉक्साइट, ज़्यादा है तो करायोलाइट पढ़ें, कोरंडम बहुत कम पढ़ते, चूँकि एग्जाम में ही नहीं आता था, लेकिन हो सकता है बीच से सवाल दे सकता है, समझ गए। और आपका लोहा का मिश्र धातु नोट कर लो। लोहा का क्या है? हेमेटाइट, सीडेराइट, ये लोहा का जो है इम्पोर्टेंट मिश्र धातु है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर इस लेसन की समाप्ति हो गई है ना। इस लेसन की यहाँ पे समाप्ति हो गई है। इसके बाद जो लेसन आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस लेसन से जो भी सब्जेक्टिव सवाल बनेगा
जो भी सब्जेक्ट सवाल बनेगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको लिख करके प्रोवाइड करूँ, नोट्स बना करके। फ़िलहाल अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना और वहाँ पे सर्च करना AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 ग्रुप आएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलो फिलहाल वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं जी। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।